चलो, तो अब सर्कम सेंटर कैसे बनता है, आई विल आस्क इन डिटेल। अदिति तुम बताओ तो क्या क्या होता है सर्कम सेंटर के साथ, इंफॉर्मेशन क्या क्या है, मेजर इंफॉर्मेशन कैसे बनता है सर्कम सेंटर। बोलो। अदिति, अदिति नहीं है। ऐश्वर्या तुम बताओ कैसे बनता है सर्कम सेंटर। सर मिड पॉइंट, सारे जो भी बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है उसको सर्कमसेंटर। मिड पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, मिड पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है। सी यू नीड टू वर्क ओवर योर वर्बल ऑल्सो। इंग्लिश यहीं पढ़ो तुम मैथ्स की क्लास में। जब तुम ऑलरेडी बोल ही रहे हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मिड पॉइंट बोलने की जरूरत क्या है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि कोई भी लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, फिर इस लाइन का तीनों लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करें, तो वो जहाँ पे मिलेंगे वो हमारा सर्कम सेंटर होगा, है ना। इसको सी से नाम दे दो, इसको आई से नाम दे दो, और ये जो सेंटर होगा वो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होगा। इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब क्या हुआ कि यू कैन ड्रॉ अ सर्कल विथ दैट रेडियस, जो उस ट्राइंगल को चारों तरफ से घेरेगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा सर्कम सेंटर कहलाता है। और इसमें बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है इस केस में वो तुम्हारा ए बी सी, मतलब तीनों साइड के लेंथ का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 4r, यानी कि r मतलब ये रेडियस। ठीक है, ये तुम्हें बस ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब इसमें एक मज़ेदार फैक्ट ये है, मज़ेदार फैक्ट ये है कि अगर हम 90 डिग्री का ट्रायंगल लेंगे, 90 डिग्री का ट्रायंगल लेंगे, कोई भी 90 डिग्री का कैसे भी ट्रायंगल लेंगे, तो तुम क्या देखोगे कि इसका इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया हमने, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो ये मिलेगा ही हाइपोटेनस पे बीच में, तो ये भी इक्वल हो गया। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो ये बीच में ही मिलेगा। तो फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल, जो लोग कैट के स्टूडेंट है, जैट के स्टूडेंट है, समझो कि रिजल्ट के नाम पे यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना ये कहीं भी कोई भी रिजल्ट यूज आ सकता है। और अगर टेस्ट दे रहे हो तो उसमें तो जीके की तरह ही पूछ देगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बोल देगा, और ऐसा मान लो ऐसा दे दिया तुमसे, और ये बोल देगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका मिड पॉइंट ई है। तो ये पूछ देगा कि इसका सरकम सेंटर जो है ई से कितने डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा पूछ देता है तो ऐसे करके क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे है कि अगर हम जब सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये मिल ही रहा है यहीं पे। तो जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है ना, जैसे अगर ए बी सी इसको रखे डी, तो डी ही सरकम सेंटर होगा। यानी कि ये और इससे हम बी की डिस्टेंस लें तो ये तीनों बराबर होगा। तो जैसे ये हाइपोटेनस का हाफ हो गया, ये हाइपोटेनस का हाफ हो गया, ये हाइपोटेनस का हाफ हो गया, तो जो सर्कल बनेगा उसका ये डायमीटर होगा एसी। ठीक है, एसी डायमीटर होगा। इसी के रिवर्स में जब तुम सर्किल पढ़ रहे होगे तो तुमको ध्यान होगा, सर्किल का अगर आगे लेक्चर तुमने पढ़ा होगा तो याद होगा कि सर्किल में हम बोलते हैं ना कि सेमी सर्किल के एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये ध्यान आ रहा है तुम लोग को। यस। कोई भी सेमी सर्कल का ट्राइंगल बनाएंगे, सेमी सर्कल पे ट्राइंगल बनाएंगे, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो वो इसीलिए है बिकॉज फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल वो जो सरकम सेंटर है वो यहीं पे आएगा, और फिर सर्कल हम खींचेंगे तो वो सारे ट्राइंगल को कवर करता हुआ आएगा। तो अब तीन चीजें हुई जो, तो सरकम सेंटर के केस में वी फाउंड कि अगर आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है जस्ट फॉर द रिजल्ट पर्पस, अगर आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इसका सरकम सेंटर जो होगा वो तो ट्राइंगल के बीच में आएगा। ठीक है, ऐसा। अगर राइट एंगल होगा तो उसका सरकम सेंटर जो आएगा वो हाइपोटेनस के मिड में होगा। ठीक है, और ये ऐसे हमारा सर्कल बन जाएगा। और अगर राइट एंगल सॉरी अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा ऐसा, तो तुम इसको देखो कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया मिड पॉइंट और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो ये बाहर की तरफ मिलेगा। तो जब यहाँ से सर्कल खींचोगे तो सेमी सर्कल के अंदर में ही वो ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। तो
अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि सरकम सेंटर बाहर कब होता है, या किसी ट्राइंगल का सरकम सेंटर बाहर है, ठीक है, मतलब ट्राइंगल के बाहर है, तो वो ट्राइंगल किस टाइप का होगा? ऑब्ट्यूज परफेक्ट, हाँ वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। और अगर हम तुमसे पूछे कि किसी ट्राइंगल का सरकम सेंटर उसके एक साइड के मिड पॉइंट पे पड़ता है, तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। यस। और अगर ट्राइंगल के अंदर में है तो वो कौन सा ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारा सरकम सेंटर का याद रखने वाली चीज है बस। और उसके बाद आओ ऑर्थो सेंटर। तो नाउ आई विल आस्क फ्रॉम होम, किससे पूछूं मैं? लेट मी आस्क महक। महक तुम बताओ। सर जो ऑल्टीट्यूड जहाँ मिलेंगे वहां से ऑल्टीट्यूड क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन राइट एंगल वाला जो बनता है। राइट एंगल वाला जो बनता है, ऐसे इशारे में बात करोगी तुम कैसे? हम तुम्हारे दोस्त हैं क्या? बताओ एल्टीट्यूड क्या होता है, बोलो। अ, बोलो भाई, कैसे तुम इंग्लिश में फंस जा रही हो? बोलो मैक, सही बोल रही थी तुम, उसको रिफ्रेम करो थोड़ा, वो ऑफिशियल रिफ्रेम करो। सर जो वर्टेक्स से हाँ हाँ सही जा रहे हो, आगे चलो। किसी भी वर्टेक्स पे से सामने वाले लाइन पे जो परपेंडिकुलर गिराते हैं, यस है ना। तो एल्टीट्यूड इज बेसिकली हाइट। किसी भी बेस पे जो हाइट है, बेस पे जो ट्राइंगल की हाइट है, और ट्राइंगल की हाइट क्या होती है? जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो जैसे अगर हम BC को बेस ले लें तो A से ये गिरा, AC को हाइट ले मतलब बेस ले लें तो B से ये जो परपेंडिकुलर गिरा, और AB को बेस ले लें तो C से ये परपेंडिकुलर गिरा। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है कि ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट एक ही पॉइंट पे मिलता है। देयर इज नो अदर पॉइंट, है ना, कि ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह से मिलेगा या दो अलग अलग पॉइंट पे, तीन अलग अलग पॉइंट पे मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। और इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो अब इसमें इसका कोई थ्योरम मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस मुझे ये बताओ कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर बनाए तो कैसा बनेगा, बताना। जैसे अगर अगर हम राइट एंगल का, तो BC पे हाइट क्या होगा, बताना जरा। सब बी पे बनेगा ना इसका तो सब। हाँ, BC पे हाइट इज द सेम, क्योंकि 90 डिग्री यही है, दोबारा 90 डिग्री तो हम बना नहीं सकते। जैसे एक लाइन है और एक पॉइंट है तो हम एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ना, दो तो परपेंडिकुलर होता नहीं है। तो BC का जो परपेंडिकुलर है A से, वो तो एक ही है जो कि AB है। सिमिलरली AB पे जो हाइट होगा वो कौन सा होगा? बी पे होगा सर BC। हाँ BC ही होगा, क्योंकि AB जो हाइट है, सॉरी AB जो बेस है उस पे C से एक ही हाइट गिरेगा। यस सर। और AC से अगर हम करें, AC पे अगर गिराए तो ये B से ही जाएगा, मतलब ऐसा B से ही तो जाएगा ना जैसे। तो बेसिकली यस हुआ क्या सर। कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो कौन सा पॉइंट है? बी वर्टेक्स। V वर्टेक्स नहीं बोल के उसको बोलोगे परपेंडिकुलर वाला वर्टेक्स, है ना, क्योंकि यहाँ ना B नाम रखा है हमने। अगर मैंने तो ABC करके पूछा नहीं, हमने पूछा राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कौन सा होगा, तो वेयर द राइट एंगल इज, ऐसे ही बता दोगे, है ना। यस बोलो यस, ठीक है, यस सर। वेरी गुड। तो अब ये यहाँ पे भी एक बात आती है कि अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लेते तो इसमें भी ऑर्थो सेंटर जो होगा वो बाहर की तरफ हो जाएगा। जैसे अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल लें ऐसा, देखो ये मैंने ऑब्ट्यूज एंगल लिया। अब ABC, BC पे जो हाइट होगा वो कौन सा होगा बताओ? वो हमें बाहर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हमें यहाँ पे ये वाला हाइट होगा, तो ये वाला हाइट जो है ये नीचे गिरता चला गया। अच्छा, सिमिलरली अगर हम तुमसे बोले कि AB पे C से हाइट कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब BC पे जो हाइट है वो, AB पे जो हाइट गिरेगा C से वो ऐसे वाला होगा, और AC से जो हाइट गिरेगा, सॉरी AC पर जो हाइट गिरेगा B से, वो तो ऐसा होगा।
अब उसको पीछे लाना पड़ेगा तुमको। तो इस केस में जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज माय ऑर्थो सेंटर। तो क्या समझ में आया तुम्हें कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर कहाँ गया, बाहर चला गया। और किसके बाहर चला गया, बी से, मतलब जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके तरफ से बाहर चला गया। तो ये तो खैर मतलब देखने वाली पॉइंट है। अगर इसी का हम सरकम सेंटर निकालते ना तो वो भी बाहर जाता, लेकिन वो इस साइड में जाता। तो इस साइड में सरकम सेंटर जाता और इस साइड में ऑर्थो सेंटर जाता। तो ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, इसकी तुम्हें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर बीच में ही पड़ेगा, ट्राइंगल के बीच में। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर कहाँ पड़ेगा, बोलो। परपेंडिकुलर वर्टेक्स, हाँ, और फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर कहाँ पड़ेगा, आउटसाइड ऑफ द हाँ, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्थो सेंटर वाली बात। उसके बाद लास्ट आता है हमारा सरकम सेंटर, सॉरी सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सेंट्रोइड कैसे बनता है बताना, एनी वन ऑफ यू। So the point at which the medians meet. हाँ, और मीडियन क्या होता है, Line drawn from a vertex which divides the opposite side into two equal halves. वेरी गुड। ठीक है, तो मीडियन जो है हम मिड पॉइंट को मिलाएंगे। अब देखो, अब मिड पॉइंट को मिला रहे हो ना, तो ये तो इसका भी कोई स्कोप नहीं है कि बाहर जाए, ये भी ट्राइंगल के हमेशा अंदर ही रहेगा, है ना। और मीडियन को जहां मिलता है उसको हम नाम देते हैं जी। जी क्यों देते हैं बताओ, व्हाई इट इज जी। So center of gravity कहते हैं. हाँ, ग्रेविटेशनल सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है ना, इसलिए जी बोलते हैं। और ऐसा इसलिए है कि अगर ऐसा कोई, मान लो कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर का वो है, टाइल है, तो इस पॉइंट पे एक पिन भी रख लोगे ना तो वो स्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये हो गया एक फैक्ट इसमें। और एक इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, किसी भी मीडियन को, है ना। ये 2:1 जो है ये इसका रेशियो हो जाता है। तो मीडियन जहाँ पे किसी भी मीडियन को, जैसे मान लो कि ये मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, तो अब मुझे सारे मीडियन ड्रॉ नहीं करने हैं, बस इसी को 2:1 में बांट दो, ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ठीक है, ऐसे भी हम पता कर लेते हैं। तो ये हो गया, और ये 2:1 में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रहेगा ये, बताओ। Yes sir. वेरी गुड। तो ये हमें सेंटर से लेके इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए, और इसी को तुम ध्यान में रखना। ऑफ कोर्स इतना तो सबने अपने नोट्स में लिखा ही होगा, है ना। और इसके बाद हम आते हैं, ये 2:1 में इसने बताया ही है सबने, ये मिड पॉइंट थ्योरम। तो हाँ, अब सिमिलरिटी तो तुम लोग समझते ही होगे। ठीक है, सिमिलर मतलब कि सारे एंगल समान। तो मिड पॉइंट थ्योरम बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये मैंने उस दिन क्लास में भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिस क्लास को तुम लोग कंफ्यूजन में नहीं की, और मेरी भी गलती थी, मैंने बोल दिया था कि ये कैट वालों के लिए ही है। बट मुझे लगा कि फिर कैट वालों को भी बेसिक से करा के ही हम ले चले तो बेटर है, आपके अपने कंसेप्ट पे हम ध्यान ना दें। तो 1:1 में यानी कि मिड पॉइंट को मिलाया जाएगा, तो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो तीसरे के पैरेलल एंड हाफ। तो जैसे अगर ए बी सी और डी और ई है, तो बेसिकली डी ई विल बी पैरेलल एंड हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि जैसे पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो अगर हम दो ट्राइंगल विजुलाइज करें विच इज ए डी ई एंड ए बी सी, तो तुम क्या देख रहे हो, ये तो एक एंगल दोनों में कॉमन है, ये दूसरा दोनों में सेम है, और ये तीसरा भी दोनों में सेम है। तो ये दोनों हो गए क्या, सिमिलर। और सिमिलरिटी, जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है
तो सिमिलरिटी का रेशियो सबसे पहले होता है, जो कि किसी भी दो साइड का रेशियो है। 1:2 का सिमिलरिटी का रेशियो है। तो अगर ये 1 है और ये पूरा यहाँ तक भी 1 है तो 1:2 हो गया। तो 1:2 का सिमिलरिटी का रेशियो है, ठीक है। तो इसी चीज को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जैसे मिड पॉइंट मिलाया था मैंने, अब हम मिड पॉइंट को ना मिला के अगर हम ध्यान देना, हाँ ठीक है, इस पे मैं पूछूंगा, तुम लोग का एप्टीट्यूड का चेक होगा ये अभी। अगर मिड पॉइंट को ना मिला के जनरलाइज कर रहा हूं मैं, 1:3 में काटा, दोनों के 1:3 को हमने मिलाया, तो ये भी लाइन जो होगा तीसरे के पैरेलल होगा। तो ये एक एंगल है ही, ये 2 के बराबर होगा, ये 3 के बराबर होगा, ठीक है। तो फिर से तुम्हारा ABC और ADE, सॉरी ABC और हाँ ADE, ट्रायंगल ADE will be similar to ट्रायंगल ABC, है ना। ये दोनों जो है आपके सिमिलर होंगे। और सिमिलरिटी का रेशियो पूछूंगा मैं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। मुझे इसमें से कौन बताएगा? चंचल तुम बताओ, सिमिलरिटी का रेशियो बताओ। सर 1:4। अच्छा, तुम इतनी समझदार कैसे हो गई तुम? सर मैंने कैस वीडियो देखा था। अच्छा, तो ये रटा हुआ है कि सोच के बताया हुआ है? सर याद था। याद था। अच्छा, अगर सोच के बताती तो बता पाती कि नहीं? यस सर। क्यों, कैसे बता पाते? क्योंकि तुम देखते कि जैसे ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक D तक, और D से B तक 3 है, तो अगर हम पूरा लें तो ये पूरा 4 हो जाएगा। तो छोटे वाले का 1 है तो बड़े वाले का 4 है, तो सिमिलरिटी का रेशियो 4 है। तो उस हिसाब से अगर हम लिखना चाहें कि DE जो है पैरेलल, तो हमें पता ही है पैरेलल एंड कितना होगा BC का। इस केस में, लास्ट केस में हाफ था, इस केस में कितना होगा? BC का 1/4 होगा कि? 1/4 वेरी गुड, 1/4 ऑफ BC। ठीक है, ये तो चलो हमने फिर से सिंपल रेशियो ले लिया, 1:3 का ले लिया था। सर हाँ अब इसके एरियाज का रेशियो कैसे निकालेंगे? हाँ, मुझे एक यही कुछ डाउट नहीं, था। ठीक है। एरिया का रेशियो ना ऐसे तो तुम्हें बताने के लिए बता देते हैं कि ये 1:16 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर कर देना है। सो हाउ डू वी डू इट, वो भी मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। बस एक छोटा सा और इसमें चेंज करके तुम लोगों को बता देते हैं कि हाउ वी मेक थिंग्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर पीपल, जो कि है नहीं डिफिकल्ट। सेम अगर हम ट्राइंगल लेते हैं और इस बार हमने फिर से दो लाइन मिलाया, विच इज बेसिकली 2:3 में डिवाइड करता है, और वही नंबर्स हैं, वही नाम है ADE और ABC। इस केस में भी तुम्हें पता ही है, चूंकि सेम रेशियो में काट के मिलाया गया है तो पैरेलल तो हो ही जाएगा। तो ADE इज सिमिलर टू ABC, ट्राइंगल AD, और ये सिमिलर होगा। अभी सिमिलरिटी का रेशियो क्या होगा ये बताओ? 2:5। ठीक है, अब इस केस में मुझे बताओ कि DE जो है वो पैरेलल तो हमें पता ही है, और व्हाट पार्ट ऑफ BC, यहाँ क्या लिखें? कितना? 2/? यस, 2/5। परफेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं उस बात पे कि रेशियो का मतलब, अगर ट्रायंगल का रेशियो पता चल गया तो एरिया का रेशियो कैसे पता चलेगा? तो हमने तुम्हें बताया है, चलो हम दो अलग अलग ट्रायंगल खींच लेते हैं जो कि सिमिलर है आपस में, है ना। जैसे एक ट्रायंगल है मेरा ये, और एक ट्रायंगल है मेरा ये, विच इज सिमिलर। और ऑफ कोर्स ये एक, ये दो, ये तीन। सिमिलरिटी का रेशियो मैंने तुम्हें दे दिया 1:2। ये सिमिलरिटी का रेशियो है। तो तुम्हें पता ही है कि अगर हम इसको बेस माने तो ये B है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2B हो जाएगा ना, 1:2 है तो रेशियो।
Yes, sir. अच्छा, अब इस बेस पे अगर हम हाइट ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये h है तो इसी बेस पे अगर हम यहाँ हाइट ड्रॉ करेंगे तो वो भी 2h हो जाएगा ना, क्योंकि सिमिलर है ना, हर चीज उसी प्रोपोर्शन में आगे पीछे होगा, क्योंकि जब भी लेंथ रिलेटेड कोई भी बात होगी तो डबल ही होगा, तो हाइट भी डबल हो गया, बेस भी डबल हो गया। अब तुम एरिया निकालते हो छोटे वाले ट्राइंगल का, तो बोलते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये निकाला तुमने। और एरिया निकालते हो बड़े वाले ट्राइंगल का, तो तुम बोलोगे हाफ इंटू 2b इंटू 2h। तो ये देख रहे हो, दो और दो बार मल्टीप्लाई हो गया ना। तो अगर हम बेसिकली इसको बाहर कर दे, जैसे इसको अगर हम a बोल दे, तो ये वाला नहीं हो जाएगा 4a हो जाएगा ना, क्योंकि दो और दो बाहर निकल जाएगा, तो हाफ bh तो यहाँ पे भी है। तो इसका एरिया का रेशियो क्या दिख रहा है, 1:4 दिख रहा है ना। तो बेसिकली जो ट्राइंगल का रेशियो है उसका परफेक्ट स्क्वायर ले लो, रेशियो का स्क्वायर ले लो, तुम्हारा एरिया का रेशियो हो जाएगा। और ऐसे ही हम रिवर्स जाते हैं, कभी एरिया का रेशियो पता है तो तुम और ये भी पता है कि वो सिमिलर है, तो हम उनका रूट ले लेंगे, तो हमारा साइड का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बात मिड पॉइंट थ्योरम की। ठीक है, अच्छा, परसों जो क्लास लिया हुआ है उसका वीडियो भी डला हुआ है, वो भी देख लेना। ठीक है, आई गिव यू द लिंक। तो ये जनरलाइज हो गया, ये तुम्हें वही सारी चीज बताई गई है जो मैंने अभी तुम्हें बताया। सो नाउ विल मूव अहेड। अच्छा, एक्सरसाइज तुम लोगों ने किया कि नहीं, बोलो। एक भी सर एक्सरसाइज बेसिक वाली करनी थी। हाँ, बेसिक वाला देखो, जो जिन लोगों को कैट जेट देना है ना, वो रुको नहीं बेसिक करके, तुम आगे बढ़ते चले जाओ, समझे। कहीं पे भी तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, इसी कंसेप्ट से वो भी बनेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा हम थोड़ा वहाँ पे डेरिवेशन वगैरह भी तुम्हें बताएंगे, है ना, जो यहाँ जरूरत नहीं है, बट तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो इन्हीं सब रिजल्ट्स के बेस पे। वहाँ पे तुम्हें बस थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा फॉर द सेम क्वेश्चन विद द सेम रिजल्ट्स, है ना। बेसिक में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी। हाँ, होना ही चाहिए। बेसिक ऐसा थोड़ा ना हुआ कि बस ऐसे ही फूक दो उड़ जाए, बेसिक में भी प्रॉब्लम होना चाहिए। और बेसिक भी हम बिल्कुल ऐसे बेसिक नहीं बनाते ना, थोड़ा बहुत तो सोचने का स्कोप रखते ही हैं। तो नाउ ये जो है अब हमारा आ गया सर्कल पे, और इसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो हमने मेंसुरेशन में ही कवर किया है। तो सर्कल पे आ जाओ। सर्कल में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये लोकस तो तुम्हें पता ही है, लोकस व्हेनेवर वी से लोकस इट इज बेसिकली पाथ ऑफ ए पॉइंट। तो जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, ऐसे ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो ये इसका लोकस हो गया, पाथ हो गया पॉइंट का। फिर सर्कल जो है वो क्या होता है कि अगर हम एक सर्टेन पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस को लेकर एक पॉइंट लें, और इस पॉइंट को पाथ हम डिफाइन करें विद द सेम कंडीशन, यानी कि डी को कांस्टेंट रखते हुए, तो वो हमारा एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, सो नाउ यू नो कि जब भी सर्कल है तो उसका एक सेंटर होगा, और सेंटर जो है वो सेंटर से जो सर्कल का डिस्टेंस होगा, मतलब सरकमफ्रेंस का, वो तुम्हारा रेडियस कहलाएगा। और अगर हम उसी को दोनों तरफ एकदम आगे से आगे बढ़ा दे तो ये डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मजेदार बात तो अब आएगी। अच्छा, मैंने अब लास्ट जो भी वीडियो तुम लोगों ने देखा है उसमें हमने तुम्हें पाई के बारे में समझाया है। Have I told you about पाई? Yes, sir. क्या होता है पाई? छोटी छोटी चीजें फिर यहाँ बता देते हैं। जैसे अगर हम डायमीटर के अलावे कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो दो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को टच करता है, मतलब मिलाता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेंटर से कोई भी पार्ट निकाल लेते हैं तो इसमें वो ये एक सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, और ये सेगमेंट का जो सरकमफ्रेंस वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो कल तुम्हें याद होगा हम रेडियन के बारे में बता रहे थे। रेडियन हम बता रहे थे कि पूरा पूरा जो है ये तुम्हारा जो एंगल बनता है पूरा पूरा एक सर्कल पे चारों तरफ, वो तो 2 पाई रेडियन होता है। तो कल हम तुमको एक बात नहीं बताए थे, हमने सोचा था कि उसको सर्कल के टाइम में बताएंगे, कि अगर आप रेडियस के साइज का आर्क ले लो, यानी एक आर्क की लेंथ ऐसी ले लो जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है, मतलब आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर है, तो वो जो एंगल बनाता है सेंटर पे उसको हम बोलते हैं एक रेडियन। ठीक है, एक रेडियन, ये ध्यान रखना।
बस ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो एक रेडियन, बाकी हम तुम्हें बाद में बताएंगे कि डिराइव कैसे करते हैं। उसके बाद सेगमेंट हो गया, आर्क हो गया तो तुम्हारा। आप एक बार वो डायग्राम पे दिखाओगे कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री कैसे होता है? देखो वो तो डिफिनीशन बनाया था हमने, जैसे एक अगर हम ऐसे लाइन लें और इससे हम मूव करना शुरू करें तो सारा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक घूम के ये कितना होता है, ये तो 360 होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। यस सर। इसी को हमने 2 पाई बोल दिया था, यानी कि 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, बस डिफिनीशन था ये, ठीक है। पर सर अभी आपने वो जो आपने बोला कि एक अगर हमने आर जो है वो रेडियस के साइज का ही है, सेम है, तो उसको हम पाई बोलेंगे। तो नहीं, उसको पाई नहीं बोलेंगे, उसको एक रेडियन बोलेंगे। जैसे अगर आर्क हमने आर्क इतना बड़ा लिया कि जैसे ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, ठीक है, हाँ। तो ये जो एंगल बना इसको एक रेडियन बोलेंगे। ओके सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी। सर वैसे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही हो गया ना, मतलब नहीं 60 नहीं, डिग्री कौन, होना। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ पहले नाम बता के बात करो। आर्यन। हाँ आर्यन, देखो ये आर्क है ना, ये कर्व होता है, जैसे ये जो है ना ये कर्विकल है, तो अच्छा यहाँ मेरे को लगा हाँ लाइन ड्रॉ किया, हाँ, मतलब लाइन chord नहीं बनाई। ड्रॉ किया, वो आर्क की लेंथ मैंने बोला, इसीलिए आर्क बोल रहे हैं, कॉर्ड नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मैं Okay. आर्क बोलूं तो वो कर्व वाला पार्ट हो गया। तो अगर ये तो जैसे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ऐसे तो दिखता है तो ये 60 डिग्री होता है, लेकिन 60 नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो हो गया कर्व, तो ये 60 से थोड़ा कम होगा, ठीक है, ये 60 से थोड़ा कम होगा, बिकॉज इट इज नॉट रेडियस, है ना। रेडियस यहाँ से ये जो ट्राइंगल बना है ये आर नहीं है, ये आर से छोटा है, बिकॉज आर तो ये कर्व वाला पार्ट है, तो आर से छोटा है, तो इसलिए ये 60 डिग्री से कम का एंगल बनेगा। तो एक रेडियन जो होता है बेसिकली 53 या 56 समथिंग होता है, तो वो तुम निकाल सकते हो प्रूव करके, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मतलब इसको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 होता है, तो एक रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई 2 पाई, और 2 पाई का मतलब 2 इंटू 3.14 करो, तो डिवाइड करके बताओ तो कोई फटाफट अपने कैलकुलेटर पे, थोड़ा सा 60 से कम आएगा। 57.27। हाँ वही 57, तो यही जो एक रेडियन होता है, अगर उसका कोई बोले कि एक रेडियन कितना होता है, तो तुम 57.27 यही है ना, ये हो जाता यस है। एनीवे, अच्छा अब मुझे बताओ कि पाई क्या होता है, टेल मी व्हाट इज पाई। बताया होगा मैंने वीडियो में, मैं तो बहुत खुश होकर ये बात बताता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर है, विच इज इरेशनल नंबर, एंड इट इज ऑलवेज सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय diameter. तो अब मैं तुम्हें एक वो क्या बोलते हैं रोचक तथ्य बताता हूँ मैं, वी कॉल्ड इट पाई। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ सर्कल, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, उसके सरकमफ्रेंस को अगर हम डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो पाई मिलेगा, एंड दिस इज नॉट 3.14 एंड दिस इज नॉट 22/7, ये इनका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। वैल्यू तो वो बढ़ता ही जाता है आगे चल के, मतलब बढ़ता नहीं जाता, मतलब वो पॉइंट्स में इनफाइनाइट डिजिट तक चला जाएगा। तो सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो तुम्हें ये बताते हैं कि इफ यू राइट 3.14 करते 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 सारे नंबर लिखो, तो वॉट एवर यू नो विल समवेयर लाई इन दिस नंबर सीरीज। जैसे अगर तुम्हारा फोन नंबर, जैसे हमारा फोन नंबर है 9990125705, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आएगा एक सीट में, मतलब ये पाई के बारे में कहा जाता है कि इट इंक्लूड्स ऑल द नंबर्स। तो अगर लगातार 10 डिजिट तुम चाहते हो तो ये चूंकि इनफाइनाइट है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई, ये तुम्हें अच्छा लगा फैक्ट ये, डिड यू लाइक द इंफॉर्मेशन? यस वेरी गुड। अब एक नया इंफॉर्मेशन और देता हूँ मैं, चलो ये तो मतलब बोरिंग सा भी था थोड़ा, बट स्टिल तुम, मतलब ये एग्जैक्ट नंबर आएगा? हाँ वो कहीं ना कहीं आएगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट है तो कभी ना कभी वो आ ही जाएगा। मेरा कहाँ आएगा सर? तुम्हारा भी आएगा, पता नहीं कहाँ आएगा वो तो। अच्छा एक तुम्हें और बताते हैं, जैसे जैसे हम प्राइम नंबर देखते हैं ना, जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बताओ तो
I'll tell you two interesting facts. इसमें मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ मैं। तो जब ये सर्कल है, ये तुम्हारा डायमीटर है और ये सरकमफ्रेंस है, तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। तो सी अगर निकालना है तो पाई डी, और डी को अगर हम 2r लिख दें तो विच इज बेसिकली पाई इंटू 2r। इसी को हम ऐसे कर देते हैं 2 पाई आर कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन द वीडियोस, तो वहाँ पे वेल एक्सप्लेन्ड है ही। अच्छा, आप में से किसने अभी तक सबमिट नहीं किया अपना वो असाइनमेंट? मैं हाँ जल्दी कर दो। और ये वीडियो पे ही हूँ अभी। कोई बात नहीं, जल्दी कर दो, टेस्ट वालों को थोड़ा मौका दे रहे हैं। आप ऐसा मत समझना, खोखले धमकी मत समझना, हम तुरंत कॉल करेंगे तुम लोग के पेरेंट्स को जितनी। सर बस क्लास के बाद सबमिट करूंगी। ठीक है, तो क्योंकि सबका नंबर हम इसीलिए लेते हैं ना, सबने फॉर्म भरते वक्त देखा ही होगा कि वी डू हैव ऑल द नंबर्स। अच्छा, तो अब ये आ गया, और एरिया जो है पाई आर स्क्वायर है, ये भी तुमको डिराइव करना बताया होगा हमने, तो उसको हम नहीं करते हैं। सर्कल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ, ये जो नेक्स्ट 2-3 वो है रिजल्ट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं तुम्हारे पास। वो क्या होगा कि अगर हम एक सर्कल है, इसको ऐसे वर्ड्स में लेना जरूरी है। देयर इज अ कॉर्ड। अब कॉर्ड का मतलब ऐसा नहीं कि कॉर्ड बना दे तभी कॉर्ड है। अगर ए बी हम ऐसे लिखते हैं तो ए बी को ना भी मिलाए तो भी एक कॉर्ड है, तो ए बी इज अ कॉर्ड। तो हम कॉर्ड इसलिए बोल देते हैं बिकॉज कॉर्ड के थ्रू थोड़ा इजी हो जाता है रियलाइज करना। तो कॉर्ड जो है वो सेंटर पे एक एंगल बनाता है, और कॉर्ड अगर सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बनाता है किसी एक साइड, तो सेंटर का जो एंगल होगा वो सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होगा ये। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इस तरफ भी बना रहा है सेंटर पे एंगल, तो यहाँ का जो एंगल होगा उसका डबल सेंटर का एंगल होगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो दोनों एंगल है, थीटा प्लस जो गामा लिख दिया, इसे गामा बाई 2 कर देते हैं, ये दोनों एंगल जो है ये मिला के 360 है। तो ऊपर नीचे वाला तो आधे आधे हैं, तो ये दोनों मिला के भी 180 हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों 180 है तो इधर अगर हम इसको एक वो मान के चले, अगर ये देख लें इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर समझे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 हो गया। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का भी सम 180 हो जाएगा। तो इससे एक और फैक्ट हमारा हो गया कि फॉर एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है और ये 120 है, नहीं ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा बनेगा ही नहीं। मान लो कि ऐसा है, ये 110 है और ये 70 है, तो बस इतने से ही आप क्या बता सकते हो कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी साइक्लिक है। ठीक है, तो एक तो ये वाला जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, ये वाला जो रिजल्ट है, दिस गिव्स वन अनदर रिजल्ट, है ना, जिसको हम लोग NX बोलते हैं ना, एक थ्योरम जो है वो दूसरा भी चीज देता है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। उसके बाद है, अच्छा हाँ, इसी रिजल्ट से एक वो भी रिजल्ट है जो ट्रायंगल में हम बात कर रहे थे कि अगर हम कॉर्ड ही डायमीटर ले लें, तो कॉर्ड ही अगर डायमीटर ले लेंगे तो डायमीटर का तो एंगल मतलब सेंटर पे तो एंगल 180 ही रहेगा। अब इस कॉर्ड से सर्कल पे कहीं पे भी एंगल बनाए तो सेंटर का एंगल जो है सर्कल के एंगल का डबल होता है। तो अगर ये 180 है तो ये डेफिनेटली 90 होगा। तो सेमी सर्कल का कोई भी एंगल जो डायमीटर के साथ बनाया गया है वो राइट एंगल होगा, और वो ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये रिजल्ट भी हो गया।
ये तो तुम्हें बता ही दिया गया। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट ये है, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया होगा तुम लोगों को वहां पे, अभी भी बता देते हैं कि अगर हम कोई कॉर्ड लें तो कॉर्ड के दोनों एंड पे अगर हम मिलाएं सेंटर से तो ये तो रेडियस हो गया, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को हाफ हाफ में बांटेगा और ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इस कॉर्ड को थोड़ा नीचे कर दे, अगर मान लो मतलब इसी डायरेक्शन में मूव करते चले गए तो ये फिर से ऐसा होगा, और इसी को परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा तो और नीचे हो जाएगा, और करते करते तुमने कॉर्ड को ही श्रिंक करके पॉइंट बना दिया। तो ये जो रेडियस निकल के आया ये हमारा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो गया। तो बेसिकली एज फॉर रिजल्ट यू कैन जस्ट रिमेंबर कि क्या रिमेंबर करोगे बताओ? रेडियस ऑन टेंजेंट क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं हम आगे। ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसको हम प्रूफ नहीं करना चाहते और नहीं करते हैं, बस आपको याद कर लेना है। याद ऐसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है इसको याद करने का। दो कॉर्ड लो किसी भी ट्रायंगल में तो वो कहीं ना कहीं मिलेगा, चाहे बाहर मिले चाहे अंदर मिले। तो एक तो तरीका है कि ऐसा कॉर्ड लिया हमने तो ये आके बाहर मिलेगा, तो कॉर्ड लिया ए बी और सी डी, बाहर जो मिलने का पॉइंट है पी दोनों। और ये कॉर्ड जो है तुम्हें पता ही है छोटा होके ऐसा भी हो सकता है कि कॉर्ड ही टेंजेंट बन जाए, तो वैसा भी बना दिया हमने एक। सो नाउ ए बी हैज बीन श्रिंक्ड, तो एक तो ये टेंजेंट हो गया और ये हमारा कॉर्ड हो गया पी। तो ये तुम्हारा ए ऑब्लिक बी यही है, मतलब इसलिए ए ऑब्लिक बी लिख दिया कि ए बी ही श्रिंक होके वहां चला गया, और सी डी। और तीसरा है अगर कॉर्ड जो है वो अंदर ही एक दूसरे से मिल रहा है, तो ए बी सी डी और पी। तो इन ऑल दीज थ्री केसेस पी से जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है कॉर्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स का, उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। यानी पी ए, पी से डिस्टेंस ए का फिर पी से डिस्टेंस बी का इंटू पी बी विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। वो इसमें भी ट्रू है और इसमें भी ट्रू है। इस केस में, तीसरे वाले केस में ये क्या श्रिंक हो जाएगा? पी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। बोलो। अब चलते हैं हम, ये लास्ट वाला जो है इसको हम दो तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये बस रिजल्ट तुमको याद करना है, मतलब चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। इसके पहले वाले को जरूरत ही नहीं प्रूव करने की, ये वाला जो है इसको भी चाहो तो प्रूव कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है इसको भी। तो ये क्या कहता है, इसको दो तरीके से बोलो। या तो तुम ऐसे बोलो कि पहले हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पे, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, या बोलो कि ट्रायंगल के सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाते हैं। और उसके किसी एक वर्टेक्स से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो या तो हम टेंजेंट ड्रॉ करके उस टेंजेंट के मतलब मिलने वाले पॉइंट से दो कॉर्ड खींचे और उसको मिला दें। ठीक है, तो जो एक कॉर्ड का जो एंगल बनेगा x, वो अपोजिट साइड के x के बराबर होगा, और ये y जो है अपोजिट साइड के y के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से इसको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये सब बोलो बोलो। तो ये सब यूज कैसे, मतलब पेपर में कैसे यूज, मतलब पेपर में तो ऐसे फिगर बना के दे देंगे ना, जैसे ये एंगल दे देंगे और पूछेंगे इसका वैल्यू कितना है।
मतलब जैसे जैसे तुमसे ऐसे कर दिया हमने, ये बना दिया, ये बना दिया, इसका 30 डिग्री दे दिया है ना, और ये बोल दिया हमने कि ऐसे ये एंगल सॉरी ये साइड बराबर है, तो ये एंगल कितना होगा। तो तुम्हें पता है कि जैसे ये साइड बराबर है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 30 है तो x भी 30 हो जाएगा। इसको रुको एक फिर से बना लेते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मतलब ट्रिक कर सकता है थोड़ा सा, ऑल्दो मतलब टेस्ट में तो बहुत रेयर ही है कि ऐसा कुछ पूछे, है ना, बट फिर भी तुम्हें ऐसा फिगर बना दिया, बोला ये साइड बराबर है, ठीक है, और तुमसे बोलता है ये जो है 40 है, 40 मतलब ये 50 है, तो ये एंगल कितना होगा। तो तुमको क्या पता है, जैसे ये वाला जो एंगल है x, ये तो y के बराबर यहाँ पे होगा, इसके बराबर होगा, और चूंकि ये दोनों साइड बराबर है तो ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा ना, और जब ये x के बराबर है तो ये भी 50 हो जाएगा। ऐसे पूछ सकता है तुमसे। आई बात समझ में? Yes. होगा ना, ये इसके बराबर, ये वाला इसके, यहाँ पे ना ऐसा, ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आते हैं हम लोग, एंगल्स तो हमने बता ही रखा है 1/4, ठीक है, एरिया। अच्छा एक चीज और तुम्हें यहाँ पे DI के पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ मैं तुम्हें, इवन इफ इट इज नॉट कवर्ड इन द मेन लेक्चर। DI में क्या होता है कि जैसे अगर तुम्हें, जैसे ये है, अगर हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं तो सर्किल को क्या करता है, आधे आधे में बांटता है, और अगर हम डायमीटर पे एक और डायमीटर कर देते हैं तो सर्किल को क्या करता है, 1/4 कर देता है। तो बेसिकली एंगल्स जो 360 डिग्री जो बढ़ता है ना, वो एरिया के पर्सपेक्टिव से भी बढ़ता है। तो अगर कोई सेगमेंट हम लेते हैं 60 डिग्री वाला, तो वो सर्किल का कितना एरिया रखेगा, 60 डिग्री वाला सेगमेंट जो है वो सर्किल का कितना एरिया रखेगा बताओ? 1/6 ऑफ सर्कल रखेगा। क्यों? क्योंकि 360 का जितना पार्ट है तो 180 बाई 360 यानी हाफ ऑफ 360 है, तो ये सर्कल का आधा रखेगा। 90 बाई 360 तो वो 1/4 है, तो वो सर्कल का 1/4 रखेगा। तो एक तो हम एंगल से एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया के पार्ट से, जैसे अगर हमें पता है कि जैसे अब जैसे क्या होता है ना, पाई चार्ट अगर होता है तो मैं ऐसे क्या करेगा, कभी कभी एंगल नहीं देगा, ऐसे बना के और बोलेगा ये सारा जो है मान लो 1800 है, ठीक है, सारा 1800 है, और ये वाला जो इतना पार्ट है इसको डार्क करके बोलेगा कि ये 6 नहीं, लेट्स से 540 है। तो पूछेगा कि ये जो एंगल है वो कितना है, तो तुम कैसे बताओगे? तो तुम्हें पता है कि 540 बाई 1800 उतना ही पार्ट लेगा, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बाई कितना, 23/10, 3/10 हो गया। तो 3/10 का मतलब 360 का भी 3/10 हो जाएगा। मतलब अगर सर टोटल वैल्यू का 3/10 है तो ऑफ कोर्स ये टोटल एंगल का भी 3/10 रखेगा, तो 3/10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो तुम्हारा 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तुम तो पाई चार्ट के DI में भी पढ़ लोगे, बट हाँ इतना रिलेट करने आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एक बात बताओ, एरिया वाले को, एरिया और मेंसुरेशन को आज कवर करूं कि एक्सरसाइज करोगे पहले तुम लोग ज्योमेट्री तक के सारे? इसी से
से हम इसको निकालते हैं। जैसे ये 5:4 है, 5:3 है, तो हमने इसको 3 पार्ट में ऐसे बांट दिया और 5 पार्ट में ऐसे बांट दिया। ठीक है, तो बस 1 by 1 काउंट करना है। तो ये 5 करके 3 बार है और ये 5 × 3 15 हो गया। ठीक है, तो L × B, इसलिए हमने इसका फॉर्मूला निकाल दिया। फिर हमने तुमसे बोला कि इसी फॉर्मूला को हम यूज करते हैं सारे एरिया निकालने में। अगर कोई ट्राइंगल भी है हमारे पास तो हम उसके किसी भी साइड का बेस, किसी भी साइड को बेस मान सकते हैं, और उस साइड पे जो हाइट है, ऐसा नहीं कि बेस ये माने और हाइट ये वाला ले लिए, ऐसा नहीं करना है। उसी साइड पे जो हाइट है उसको h बोला, तो उसके हिसाब से फिर से हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा, और उसका आधा जो है ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमने ले लिया। अब मुझे बस एक छोटी सी फैक्ट तुम्हें बता रहा हूँ, तो जो थोड़ा बहुत यूज होता है, क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन का भी यूज होगा, तो तुम्हारा उसमें खुद से क्लियर हो जाएगा। जिसको हमने लास्ट क्लास में, अगर मैं किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करूं, तो बेसिकली वो बेस को 1:1 में काटता है ना। तो अगर हम इसका और इसका एरिया देखें तो हाइट तो दोनों में के लिए सेम होगा, क्योंकि इस वर्टेक्स से इस बेस पे जो हाइट है वो तो एक ही जगह लाई करेगी यहाँ पे। तो फॉर दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल बेस जो है वो डिवाइड हो गया, मतलब b/2 हो गया इंटू h, और ये भी हाफ इंटू b/2 इंटू h हो गया। तो बेसिकली मीडियन जो है वो दो ट्राइंगल को, मतलब ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब अगर ये मीडियन ना होता और किसी और रेशियो में डिवाइड करता, जैसे अगर 1:3 1:2 कर देता, तब भी एरिया क्या होता, एरिया का रेशियो 1:2 ही होता ना। बोलो। यस सर। सर 1:4 होता ना एरिया। अरे नहीं, सिमिलर ट्राइंगल नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा यस सर, यस सर, यस। हाँ, क्योंकि इस केस में हाइट हमारा सेम ही है, हाइट नहीं चेंज हो रहा ना, सिर्फ बेस का रेशियो बदला। तो इसमें अगर हम अगर हम पूरे को b बोले तो ये b/3 है और ये 2b/3 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ इंटू b/3 इंटू h, और ये वाला हो जाएगा हाफ इंटू 2/3 इंटू h। तो इसका रेशियो लेंगे तो 1:2 ही तो होगा। तो पॉइंट नंबर 1 की अगर हम किसी ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं थ्रू अ लाइन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, तो जिस रेशियो में अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा उसी रेशियो में हमारा वो बन जाएगा, एरिया डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे एक बात और बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, पूछूंगा और तुम इसको बता दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। एक सिंपल मैंने लाइन ही ड्रॉ किया, अभी तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक लाइन है जो कि एक दूसरे लाइन पे कोई सर्टेन एंगल पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इस पॉइंट से एक हाइट ड्रॉ करें, उसकी लेंथ अगर h है, तो इस लाइन पे अगर हम मिड पॉइंट से अगर हम कोई लें और उस पे से एक हाइट ड्रॉ करें, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? h/2 ही होगा। यस तो सर। अभी तक तो हम वही सब चीज पढ़ ही रहे हैं कि ये अगर इसको हम इतना ही ट्राइंगल माने तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, तो ऐसे भी पैरेलल हो गया। और पैरेलल ये 1:1 में कटा है, तो ये भी 1:1 में होगा, तो इसका ये आधा हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि जिस लाइन से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उस लाइन को जिस भी रेशियो में बांटेंगे, अगर हम यहाँ से बांट रहे होते जो 1:2 होता, तो यहाँ पे अगर हम हाइट लेते और एक हाइट यहाँ पे है, तो ये वाली हाइट बड़े वाले हाइट की कितना होती है बताओ? ये हाइट कितना होगा? सर 1/3। यस।
सबको समझ में आ रहा है क्यों? Yes, sir. सबको समझ में आया? बताओ बिल्कुल। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो बेसिकली जिस भी रेशियो में डिवाइड करोगे, है ना, अगर ये तुमने यहाँ पे किया होता ये, तो 2:3 होता। अगर ये 2:3 होता तो हाइट कितना होता तुम्हारा? ये 2/5 of h. बिल्कुल सही, 2/5 ऑफ h। ठीक है, तो जिस रेशियो में तुम्हारा अपोजिट जो साइड्स कटेगा उसी साइड में वो होगा। तो अब अगर मैं किसी ट्राइंगल को, अब ध्यान देना हम दोनों को मिला देंगे, किसी ट्राइंगल को ऐसे ऐसे डिवाइड किया, 3:1, ये वाली जो लाइन है वो 3:1 में काटी और इसको 2:5 में। तो अब मुझे बताओ कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है और ये बड़े वाला ट्राइंगल है, बड़े वाले ट्राइंगल का रेशियो ए है, मतलब एरिया ए है, छोटे वाले का ए है। तो ए जो है A:A कितना होगा? ये बताओ मुझे। बात नहीं है। तो ये जो है हमारा, इस तरीके से हमने बेस निकाला, इस तरह से हाइट निकाला। ठीक है, रिकॉर्डिंग में नहीं समझ में आएगा लोगों को, चलो कोई बात नहीं है। तो अगर आप ये चीज अगर आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हें हेल्प हो जाएगा। और इसकी एक अलग से एक्सरसाइज ही दी हुई है, बिकॉज दिस इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर मेनी एग्जाम्स। टेस्ट के लिए तो नहीं, बट बाकी एग्जाम्स के लिए कई बार बहुत हैंडी हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली उसी का एक्सरसाइज है। बट ये करना तुम लोग इवन इफ यू आर फॉर टेस्ट, क्योंकि आपका दिमाग बहुत बढ़ेगा इससे। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम लोगों को? Yes, sir. यस सर। तो अभी हम इस क्लास को रोकते हैं और